सिंधिया के बाद कमलनाथ का दौरा, पूरे एमपी का दौरा करेंगे कमलनाथ। उपचुनाव की तैयारियों का बना खाका, कोरोना में कांग्रेस ढूंढ रही मौका। सर आप पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे सर? पूरे स्टेट का दौरा करने वाले हैं? मैं करूंगा। मैं 11 दिन अस्पताल में था, मुझे निमोनिया हो गया था। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। सर पूरे स्टेट का दौरा करेंगे? पूरे स्टेट का दौरा कर रहा हूँ। तंदुरुस्त होकर लौटते ही कमलनाथ मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं। अब वो पूरे प्रदेश का दौरा भी करेंगे, कांग्रेस के अंदरूनी नब्ज को भी टटोलेंगे और आगामी उपचुनाव की तैयारियों की रणनीति भी बनाएंगे। सर उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की? हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं, और मैंने सबसे चर्चाएं कर रहे हैं। सर प्रत्याशियों का ऐलान कब तक हो जाएगा? क्या तारीखों के बाद होगा कि ये पहले हम हो अपने जाएगा? आप जांच कर रहे हैं, सब कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। कांग्रेस परिवार जो चाहता है कि अंत में, सर कल भी आपने बैठक ली सर विधायकों के साथ शाम? मैं तो रोज ले रहा हूँ, आज भी ले रहा हूँ। सर 2023 में क्या कांग्रेस आ रही थी? मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश की जनता सबसे पहले साथ देगी सच्चाई का। अब इसे सहयोग कहें या रणनीति कि पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का दौरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के ताबड़तोड़ दौरे के बाद होंगे। सिंधिया ग्वालियर, चंबल और मालवा का दौरा कर चुके हैं। वैसे बीजेपी अपनी जंबो कार्य समिति की पहली बैठक भी कर चुकी है, जिसमें निशाने पर कांग्रेस, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह थे। अब जब कमलनाथ सक्रिय हो गए हैं तो फिर से बीजेपी क्या सोचती है वो भी सुन लीजिए। तो उनको आश्वस्त करा किसने? कांग्रेस ने अजय सिंह जी ने किया, अर्जुन सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने किया, उधर गोविंद सिंह जी ने किया। जो कांग्रेस के नेता हैं वही उनको बीमार बताते हैं। हमने तो उनका कोई मेडिकल फिटनेस मांगा नहीं। हमारी तरफ से वो पूरे प्रदेश का, देश का दौरा करें। जानकारों की माने तो प्रदेश में फिलहाल सक्रियता के मामले में बीजेपी से कांग्रेस पीछे ही मानी जाएगी, क्योंकि बीजेपी की जंबो कार्य समिति की बैठक में जिस तेवर में पार्टी दिखी है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस को संभलने का मौका नहीं देने वाली। अब इसकी वजह दमोह उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार भी हो सकती है। वैसे कई लोग इस जीत हार को कोरोना इफेक्ट से भी जोड़ रहे हैं। तो क्या कांग्रेस कोरोना में मौका देख रही है और क्या उसकी सक्रियता की सफलता कोरोना पर निर्भर करती है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कोरोना, कमलनाथ और मौका। मौका हर व्यक्ति देखता है और चौका लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ मौका देखकर चौका नहीं लगाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है कि एक मौका ओपनिंग के लिए गुंजाइश बनाता है, लेकिन सिर्फ अगर मौका देखकर आप ये मान लें कि आप सब कुछ कर लेंगे तो वो उतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके साथ लगती हैं बहुत सारी तैयारियां, और तैयारियों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है टैलेंट। टैलेंट के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात है और चुनाव की बात है तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत, स्ट्रेंथ, और उसी के साथ कुछ ऐसे नेताओं की मौजूदगी जो उन सारी चीज़ों को उठाकर अपनी शक्ति में तब्दील कर दें और आप उसको लेकर आगे बढ़ें, जैसा बीजेपी करती है। क्योंकि बीजेपी की ताकत उसकी संगठन शक्ति में संचित है, निहित है, और यही वजह है कि बीजेपी कई ऐसे मौक़ों को भी अवसर में बदल देती है जो अवसर दिखते नहीं हैं, मौके दिखते नहीं हैं, लेकिन वो क्रिएट करने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जहाँ टक्कर कड़ी मिलती है वहाँ बीजेपी को भी, चाहे पश्चिम बंगाल हो या और चुनौतियों के मैदान हो, वहाँ बीजेपी को भी ये बात समझ में आती है कि हम 3 से 73 तक पहुँच सकते हैं, लेकिन रास्ता अभी और भी लंबा है। कुछ चीज़ें हमें और बेहतर करनी होंगी और बेहतर तरीके से समझनी होंगी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ फिर लौटे हैं। अब ये भी हम बराबर देख रहे हैं, जो कुछ चौंकाता भी है, लेकिन कांग्रेस के पास शायद विकल्प नहीं है कि राष्ट्रीय राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण दायित्व, जो उनका वर्तमान अभी का दिल्ली दौरा है, वो पंजाब के मसले को सुलझाने के लिए बताया जा रहा है। तो एक ऐसा राज्य जहां कांग्रेस के एक फुल टाइमर लीडर की ज़रूरत है, वहां नेता अगर दिल्ली इस तरह जाता रहेगा, मध्य प्रदेश के मसलों का क्या होगा, ये भी एक सवाल है। आज इन्हीं मसलों को लेकर एक बार फिर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं कृष्ण गोपाल पाठक, बीजेपी के युवा नेता, प्रवक्ता हैं, और मैं बराबर देखता हूं कि उनका होमवर्क जो है वो निरंतर चलता रहता है। पेन और कागज़ से वो लिखते रहते हैं, यानी वो ये दिखाना ज़रूर चाहते हैं, पार्टी को भी बताना चाहते हैं और दर्शकों को भी, कि वो कुछ पढ़कर, लिखकर, अध्ययन करके आने की चेष्टा करते हैं। अच्छी बात है,
शुभकामनाएं उनको। और हमारे साथ हैं सुशील शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। अजीत सिंह भदौरिया जी हैं, तो नेचुरल बल्लेबाजी में ज़्यादा उनका भरोसा रहता है। कागज़ कलम से मैं नहीं कहूँगा कि उनका रिश्ता नहीं है, मजबूत रिश्ता है, लेकिन वो नेचुरल बल्लेबाजी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहरहाल पहले सुशील जी की टिप्पणी लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। सुशील जी, आप किस तरह देखते हैं चीज़ों को, और कमलनाथ जी का जिस तरह का कॉन्फिडेंस है मध्य प्रदेश का दौरा, कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कितना परवान चढ़ सकता है, पहला सवाल ये। देखिए, कोरोना, कमलनाथ, मौका, इसमें दो चीज़ें कमलनाथ जी को लगी, एक कार्यकर्ता और दूसरा कमिटमेंट। कमिटमेंट कार्यकर्ता का भी चाहिए और जनता का भी चाहिए। और कमलनाथ पूरी ऊर्जा सिर्फ इसलिए लगाएंगे क्योंकि दमोह का उपचुनाव एक थोड़ा सा डिफरेंट परिणाम के साथ आया है। उसमें जनरली दमोह का उपचुनाव 2 से 3 हज़ार के वोट के अंतर से हार जीत तय करता था, लेकिन ये 17,000 की जो मार्जिन है, और ये मार्जिन तब है जबकि सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी की सरकार भी लगी थी। तो ये जो मार्जिन है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक उत्साह का संचार करता है। उनको उम्मीद दिखती है कि हम 2018 में 40% वोट तक आए, हमने 4 से 5% वोट बढ़ाया और हमने दमोह का उपचुनाव चुना। हालांकि कमलनाथ के समय 2 और उपचुनाव हुए थे, वो दोनों भी कांग्रेस ने जीते थे। लेकिन सरकार दूसरी दल की हो और आपका विरोधी दल अगर चुनाव जीत जाए, उपचुनाव, तो बड़ी बात होती है। उसी को लेकर ये संगठन एक करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि देखिए, 2 अनुभवी कांग्रेस में हैं अब, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, और बीजेपी के पास टीम अलग है, उसमें एक कांग्रेस का भी एक बड़ा धड़ा साथ में जुड़ चुका है। इंटरेस्टिंग होगा, 4 उपचुनाव है, 1 लोकसभा का, 3 विधानसभा के उपचुनाव है। देखना ही होगा कि अनुभव बाकी युवाओं पर कितना भारी पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी तरफ एक ऐसी बीजेपी भी अब उनके सामने है, मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहा हूँ, जिसे कोरोना 2 ने बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं, जिनका एक रिफ्लेक्शन अभी हमने केंद्रीय कैबिनेट में देखा है, जिसमें कुछ ऐसे नाम भी बाहर गए हैं जिनको बाहर जाना नहीं चाहिए था, सामान्य परिस्थितियों में तो बिल्कुल भी नहीं। यानी मैसेज साफ है कि गलती नहीं करनी है, परफॉर्म करना है और आगे बढ़ना है। तो आपकी टक्कर ऐसी बीजेपी से है, ये महत्वपूर्ण बात है। आप किस तरह देखते हैं पाठक साहब, पहली टिप्पणी लेकर फिर मैं आगे बढ़ूंगा हमारे साथी, क्योंकि आपकी भी प्रतिक्रिया सुनकर भदौरिया जी के लिए अपना रिएक्शन एक कॉम्पैक्ट रिएक्शन होगा। जी देखिए शरद जी, कमलनाथ जी बहुत सीनियर और बड़े ही वयोवृद्ध नेता हैं, जिनको राजनीति में, देश की राजनीति में बड़ा सम्मान मिला। विरोधी दलों ने भी उनको बड़ा सम्मान दिया। लेकिन मैं यहाँ पर बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस की किस्मत पर ताला दिल्ली में राहुल गांधी जी और आलाकमान ने डाल रखा है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी की किस्मत पर ताला लगाने का काम उनके ही साथियों ने किया है। वास्तव में किसी भी पार्टी के लिए गेन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, मैं समझता हूँ संगठन की भी आवश्यकता होती है। और कांग्रेस संगठन के तो शरद जी आपने हाल देखी है, प्रदेश कार्यालय का ताला नहीं खुल पा रहा। वो संगठन क्या मध्य प्रदेश में सर्वाइव कांग्रेस पार्टी को करवाएगा। दूसरे होते हैं साथी, साथियों का ये हाल है कि कमलनाथ जी ने जिस प्रकार जैसे तैसे हिम्मत करके कुछ अपने प्रभारियों की घोषणा की और दौरे का कार्यक्रम बनवा दिया रीवा का। जैसे ही घोषणा हुई, अजय सिंह जी ने वो शब्दभेदी बाण चलाए कि अभी अभी जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने बोला मैं स्वस्थ होकर बाहर आया हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं बाणों का प्रभाव था कि कमलनाथ जी अस्वस्थ हुए। तीसरी होती है जनता जनार्दन, वो कमलनाथ जी का प्रदेश में इंतजार कर रही है, आओ तो कमलनाथ जी, हम पूछने बैठे हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, जब तुमने बोला था कि 4,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगार पूछता है कि आपने बेरोजगार भत्ते की एक शब्द की, एक अक्षर की भी चिड़िया किसी कागज पे लिखी हो तो बता देना। और चौथे हैं कमलनाथ जी, हम यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जो बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं, आओ तो कमलनाथ जी, तुमसे हम भी प्रश्न पूछने को तैयार हैं। ये चारों खाने हैं जिस पे कमलनाथ जी पूरी तरीके से आज चित्त दिखाई देते हैं। और मैं समझता हूं कि अपनी इस स्थिति का आकलन वो देश के बड़े समझदार राजनेता हैं, वो खुद भी करते होंगे। और जहां तक आखिरी मेरी बात शरद जी, उनका ओहदा क्या था जब वो मध्य प्रदेश में आए थे, क्या रुतबा था, क्या इंप्रेशन था, और आज क्या से क्या हो गया। आप देखिए दिग्विजय सिंह जी और उनके साथियों के प्यार में ये तो कमलनाथ जी खुद ही समझ रहे हैं। लेकिन कई सवाल इसमें ऐसे भी हैं जो सवाल आपकी तरफ भी मुड़ते हैं और सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि आप सत्ताधारी दल हैं, तो लोग पूछेंगे सवाल आपसे कि जो वायदे आपने किए हैं वो कितने पूरे हुए। और ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आए थे और अब क्या है, क्योंकि ये सवाल भी आपके लिए मौजूद है। जो 12 आपके यहाँ आए थे
और उसमें कुछ तो ऐसे थे कि बड़े बड़े नाम थे सर, रविशंकर प्रसाद जी, प्रकाश जावड़ेकर जी आए और गए। तो ये तो राजनीति का मंच है सर, परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा अपनी प्रासंगिकता, वो कमलनाथ जी हों, रविशंकर जी हों या जावड़ेकर जी हों। बहरहाल भदौरिया साहब आप क्या कहेंगे? जी देखिए आदरणीय शरद जी, जब कमलनाथ जी 2018 में आए थे तब भी उनका वो रुतबा था, वो जन समर्थन था उनके साथ और जनता के साथ, मध्य प्रदेश की जनता के साथ कनेक्टिविटी थी जो आज भी है। मध्य प्रदेश की जनता तैयार बैठी है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए कि हमें 100 रुपये 100 यूनिट में बिजली मिलती थी, वो कहाँ बंद हो गई, 51,000 रुपये कन्यादान कहाँ चला गया, पेंशन, वृद्धा पेंशन दुगनी कर दी गई, वो कहाँ चली गई। ये सब तमाम तरह के मुद्दे जो 15 माह के अल्प शासन काल में आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने जनमुखी निर्णय लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर 2018 की तरह अपने गुमान में रहें तो रहें, इसको ये खुशफहमी उनके लिए मुबारक आदरणीय शरद जी। परंतु मध्य प्रदेश की जनता, मैं अपने मित्र पाठक जी को बता दूं, तैयार बैठी है। कोरोना से मृत्यु पाए हुए कर्मचारियों को आपने जो मुआवजा की घोषणा की, क्यों नहीं दे रहे आप? मुआवजा तो दूर, उनको सर्टिफिकेट तक नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश की जनता को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। 1 लाख रुपए मुआवजे की बात की थी, वो तो दूर की बात है। सर्टिफिकेट के लिए, कोरोना से मृत्यु के सर्टिफिकेट के लिए उनके परिजन चक्कर लगा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। आज पेट्रोल, डीजल, आप रजिस्ट्री, एक्साइज ड्यूटी, ये सबसे ज़्यादा देश में मध्य प्रदेश में है। और ये सब चीज़ें आके आप इस तरह की बातें करोगे तो जनता तो आपको दमोह में सबक सिखा दिया। अब आने वाले उपचुनाव में और 2023 में जनता तैयार बैठी हुई है। आप जो खरीद के ले गए हो, अभी आपने उन लोगों का देखा, केजी पाठक जी जैसा मूल कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भदौरिया जी, छोटा सा प्रश्न ये है कि कोरोना, ठीक है, कोरोना एक बड़ा विषय है जिस पर सवाल पूछे भी जाएंगे, पूछे जाने चाहिए, लेकिन कोरोना ही नहीं, आपको अपनी पार्टी के स्वयं के सकारात्मक कर्म और संगठन शक्ति पर भी निर्भर रहना होगा। ये भी बड़ा मसला है। आप सिर्फ ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोरोना की सीढ़ी के सहारे चढ़कर चुनाव रूपी वैतरणी पार हो जाएगी कांग्रेस। जी नहीं शरद जी, देखिए कांग्रेस पार्टी, मैं बहुत विनम्रता से आपसे अनुरोध करता हूं, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, वो संगठन है जो कभी देश की आज़ादी से लेकर आज तक जिसने कभी अवसर को तलाशा नहीं है, ना किसी अवसर पर राजनीति की है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए पूरा कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी कभी राजनीति में स्वार्थ पूर्ति के लिए अवसरों को तलाश नहीं करती। संगठन की आपकी बात को सिरमाथे, आपकी सलाह सिरमाथे, क्योंकि निरंतर रूप से कोई भी राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो या कॉरपोरेटिव संगठन हो, इसमें लगातार बदलाव और मजबूती नहीं आएंगी तो वो संगठन अपनी धरा पे अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाएगा। तो कांग्रेस पार्टी का संगठन पूर्ण रूप से आदरणीय शरद जी का क्रियान्वित है, कार्यरत है जनमानस के बीच में। आज ही आप उठा के देख लीजिए कि मध्य प्रदेश के कितने बड़े शहरों में महंगाई को, पेट्रोल और डीजल गैस की वृद्धि। मैं लौटता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वायदे और दावे वही किए जाएं जो विश्वसनीय हो। सर, राजनीति में आप हैं तो राजनीति होगी ही, सियासत होगी ही। ये वैसा ही है कि कोई एंकर ये कहे कि हम जोर से नहीं बोलते हैं, हम एक ही विषय को बार बार उठाकर जलेबी की तरह घुमाते नहीं रहते हैं, तो हमारी बात पे भी कोई भरोसा नहीं करेगा। तो ये बात कहना कि राजनीति कांग्रेस नहीं करती है, बीजेपी नहीं करती है, मुझे लगता है कि इसमें कितना सत्यांश है ये देखने वाले समझते हैं। पाठक जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, संक्षेप में प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं विषय पर और जानकारी लेने के लिए आपकी तरफ आऊंगा। सुशील जी की टिप्पणी। शरद जी, मैं बार बार सिर्फ दमोह का जिक्र किया जाता है, इस पर मैं मेरे मित्र को ये समझाइश देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 29 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 19 पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, 10 पर कांग्रेस जीती है, और वो सब 19 की 19 कांग्रेस पार्टी से छीनी गई सीटें। कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा फिर से अपना मूल्यांकन करे। दूसरी बात, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के शिवराज जी ने 28,000 देकर योजना खड़ी की थी। 51,000 वाला एक भी नवविवाहित जोड़ा ढूंढकर बता दें तो हम इनाम देंगे मध्य प्रदेश में।
किसको इन्होंने संबल योजना के तहत ग्यारसपुर, फायदा दिया, ढूंढकर आपके बता दें, पास हमें की नाम विदिशा देंगे। के पास किसको ग्यारसपुर इन्होंने जनपद तीर्थ है। दर्शन योजना के मेरे माध्यम भाई से जो पाठक जी, शिवराज जी विदिशा चलाया में करते ग्यारसपुर थे, जनपद 1.25 है। साल में तीर्थ यात्रा पर भेजा, ढूंढ कर ले आए, हमें इनाम देंगे कांग्रेस पार्टी को, तो हम भी इनाम देने को तैयार बैठे हैं। भदौरिया जी ये चुनौती लेकर तो स्वीकार रहे आए। हैं क्या आप? जी चुनौती स्वीकार रहे हैं, पाठक जी ललकार रहे हैं जी। बिल्कुल हम इनाम देखिए, देंगे भदौरिया जी। देखिए तीर्थ मेरी बात, दर्शन योजना ग्यारसपुर का विदिशा एक जिले भी की तीर्थ यात्री ग्यारसपुर आप ले जनपद बात आइए। तो है। पूरी कर मेरी बात लीजिए, सुनिए, उनकी बात तो अब सुनिए। मेरी बात सुनिए, जी 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 मेरी बात सुनिए। हम नहीं विदिशा बोल जिले पाएंगे। की ग्यारसपुर जनपद पंचायत है, पाठक जी के निकट ही है, भोपाल के निकट है। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें जाके देख लीजिए कितने कन्यादान के 51,000 के लोगों को 51,000 दिए। अभी ग्वालियर चंबल अंचल के गिनाऊंगा तो ये कहेंगे इतने दूर के गिना दिए, वो पास के उसका वेरिफिकेशन कर लीजिए। चलिए चलिए आप इसकी तीर्थ पुष्टि की दर्शन जानी योजना चाहिए। की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हर सरकार की अपनी प्रायोरिटी रहती है। कोई बहला के काम करने पे ज्यादा विश्वास रखता है, कोई प्रशासनिक दक्षता के साथ मूल आधार की सुविधाएं देने पे बोल ज्यादा लीजिए, बोल विश्वास लीजिए, रखती है बोल लीजिए। सरकार। शरद तो जी, सारी सरकारों की अपनी शरद अलग जी, अलग मेरे मित्र ने प्राथमिकताएं। प्राथमिकताओं का यहाँ पर जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता गरीब को भी तीर्थ दर्शन कराने की थी, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता जनता ने देखी है, वल्लभ भवन के 5वें माले पर बैठकर आने दो आने दो आने दो, ट्रांसफर उद्योग चलने दो चलने दो, अपहरण उद्योग चलने दो, और खाने नीलाम होने दो। हम नहीं बोलते थे, आपके नेता गोविंद सिंह जी बोलते थे 1 जुलाई को 50,000 ट्रांसफर रुपए में उद्योग खाने खुला। बिक रहे हैं। सुनिए मेरी बात, हमने नहीं बोला, 1 जुलाई पवन को सिंह ट्रांसफर गांधी ने उद्योग बोला, खुला। आदरणीय दिग्विजय शरद जी, सिंह जी शराब 1 माफिया, जुलाई चलिए को- चलिए मैं पैसा आता हूँ, समझना चाहता फिर आप दोनों को हम एक सुन ही- पाए, एक ही फिर हम आप प्रश्न। दोनों को सुन सिर्फ पाए। एक छोटा सा प्रश्न, जी एक छोटा जी सा बोलिए जल्दी से। जी बोलिए सर। आदरणीय एक छोटा सा प्रश्न, एक छोटा सा। देखिए शरद जी, मेरे मित्र ने कहा ट्रांसफर उद्योग की बात की। 1 जुलाई को ट्रांसफर पे बैन खुले, दोपहर को 1 बजे 1 जुलाई को 40 शिक्षकों की, उच्च शिक्षा के सहायक प्राध्यापकों की सूची जारी हो गई। इतना बड़ा उद्योग कौन चला रहा है ये तो आप खुद देखिए ना। 1 जुलाई को ही बैन खुले, 11 बजे ऑफिस खुलते हैं अरे कहाँ और 1 बजे 5 लाख, ट्रांसफर कहाँ सूची जारी हो 40? जाती है। कहाँ से प्रस्ताव आप आ गए, लोगों ने कहाँ से प्रभारी 5.5 लाख मंत्रियों किए का थे, अनुमोदन हो 5.5 गया, ये लाख तो देखिए ट्रांसफर, और आप 40 का ये रोना रो देखिए रहे हैं। ना। ये सर, ये लेकिन ये एक चीज का कोई ध्यान नहीं किए, रखिए, पूरा डाटा एक है, चीज का पूरा ध्यान डाटा, रखिए ये फर्जी बातें कि नहीं। हमने ये प्रेमचंद जी की कहानियों में ही पढ़ा है कि चौधरी की हवेली एक ही होती है। ट्रांसफ़र को उद्योग बताएंगे तो इससे आप दोनों का मान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसफ़र आपके रिजिम में भी होते हैं, सरकारें जब आपकी होती हैं कांग्रेस की और बीजेपी की होती हैं तो बीजेपी में भी होता है। लेकिन अगर आप दोनों ही अपने भरोसे को ऐसे मत दांव पे लगाइए सर। ठीक है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे तंत्र में, लेकिन जहां भ्रष्टाचार है उसको अपने से बचाने के बजाय अगर हम ट्रांसफ़र ही सारे करप्शन में हो रहे हैं, सारी चीज़ें नीचे पहुंच गई हैं, तो फिर पिंजड़ा, तोता, मैना, ये सब कहानियां निकलती हैं जो देश के संवैधानिक संस्थानों और हमारी पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती हैं। और लोग यही मानते हैं चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर, कि सब करप्ट हैं, सभी शरीके जुर्म हैं। ऐसा ना होने दीजिए सर। आपकी तरफ आता हूं मैं सुशील जी, ये बताइए कि कांग्रेस जिन चीज़ों को कर रही है वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले भी हम ये देख चुके हैं कि जैसा पाठक जी ने भी कहा कि 19 सीटों के लिए जब उपचुनाव आप 28 सीटों के लिए हुए तो 19 बीजेपी के पास क्यों आ गई? कहीं कुछ कमी तो रही, कोई चूक तो रही, कहीं आप जनता को जिस तरह से आप एक सहानुभूति का विषय भी था आपके पास, अगर आप ये बार बार दावा करते हैं कि आपकी सरकार को जो है धोखा देकर सरकार गिराई गई, तब आपकी वो सहानुभूति कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाई? दमोह एक अकेला उदाहरण है, उससे बहुत नतीजे पर कंक्लूड करना कितना उचित होगा, हालांकि मैं बिल्कुल खारिज नहीं करूंगा उसको, बीजेपी के लिए जरूर वो भी एक चेतावनी की घंटी है। जी नहीं शरद जी, देखिए 2 चीज़ें हैं। जब आप 28 उपचुनाव विधानसभा सीटों के उपचुनाव की बात करते हैं तो वो पहली लहर के बाद हुए चुनाव थे, और जो दमोह का जो उपचुनाव था वो दूसरी लहर में हुआ है। लहर के बाद और लहर में हुए में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लहर के बाद आदमी सोचता समझता विचार करके वोट करता है, लेकिन लहर में आदमी आक्रोश झेल रहा होता है, सारी दिक्कतों का सामना कर रहा होता है, तो वो वोट अलग रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो इसलिए दमोह में इतना बड़ा अंतर दिखा। लेकिन विधानसभा की जो 28 उपचुनाव की जो सीटें थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ग्वालियर चंबल की 16 सीटें थी वो ठीक है, उसमें से बीजेपी 9 जीत गई, 7 कांग्रेस जीत गई, लेकिन बाकी जो 12 सीटें थी वो पूरे मध्य प्रदेश का नेतृत्व था।
उसमें शहडोल की वहाँ की भी सीट थी, मालवा की सीट भी थी, मध्य भारत की, उसमें से सिर्फ कांग्रेस 2 जीत पाई। उसमें से एक आगर की और दूसरी ब्यावरा की। तो ब्यावरा भी हम मान के चलते हैं कि ग्वालियर चंबल के प्रभाव का ही हिस्सा है। तो ये दोनों जो सीटें काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है जी। आगर मालवा जहां संघ का भी प्रभाव है और ब्यावरा की भी अगर हम बात करें। हाँ, लेकिन दूसरी बात है कि जब 15 महीने में बाकी 10 सीटों पे बीजेपी का परचम लहराना, ये भी एक कहानी कहता है। ये कहता है कि आपने जितने मुद्दे उठाए थे, जितने मुद्दे उछाले थे, उन मुद्दों का इन 10 सीटों पर असर नहीं हुआ, क्योंकि ये सिंधिया के गद्दार खुद्दार या अन्य दगाबाजी से इनका कोई मतलब नहीं था। जो पूरा मतलब था ग्वालियर चंबल में था, वहां पर कांग्रेस परफॉर्म कर पाई, लेकिन बाकी जगहों पर असर नहीं हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कमलनाथ जी दौरा कर रहे। देखिए, कमलनाथ जी सिर्फ 6 महीने या 5 महीने में आए थे। 1 मई 2018 को उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस का चार्ज लिया था, लेकिन जमीन किसने तैयार की थी ये समझना होगा। दीपक बावरिया जैसा प्रदेश प्रभारी था, जिसके कुर्ते भी फटे, जिसने मंडपम नीचे लेवल तक जाने की कोशिश की, और अजय और अरुण यादव की जोड़ी थी जो पूरे मध्य प्रदेश में घूमी थी। ग्राउंड तैयार करना बहुत जरूरी होता है। आप सीधे सपाट पिच पे जाके नहीं खेल सकते। उस पिच पर फायदा कमलनाथ ने सिर्फ 5 महीने में उठा लिया, और वो भी कहाँ पहुंचे, बॉर्डर पे पहुंचे, वो भी पूर्ण बहुमत पे, वो भी नहीं ला पाए। तो ये बड़ा श्रेय जो इनको जाना चाहिए था वो नहीं जाता है। ये कमलनाथ के लोगों की स्ट्रैटेजी है, और अब कमलनाथ खुद का परफॉर्मेंस दिखाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। वही देखना होगा कि वास्तव में अब कमलनाथ की असली परीक्षा जो है वो इन चुनाव में होनी है, इन 4 चुनाव में। ये बड़ा सवाल है। भदौरिया साहब, संक्षेप में आपसे जवाब चाहूँगा कि मुकुल वासनिक क्या वो भूमिका निभा पाएंगे? हालांकि दीपक बावरिया जी पर बहुत सवाल भी खड़े हुए और उन्होंने भी पार्टी की अंदरूनी बैठकों में कहा कि पैसे लेने के आरोप भी लगे मुझ पर टिकट देने के एवज में। और ये भी सही है कि तब आपकी टीम 2018 में पूरी तरह एकजुट थी। दिग्विजय सिंह जी अपनी भूमिका निभा रहे थे, अजय सिंह जी, अरुण जी भी लगे हुए थे। अभी कुछ दरारें दिखी हैं, मैं नहीं कहूँगा बहुत भारी भरकम दरारें हैं, लेकिन ये हर पार्टी में होता है। वो भी मैं बहुत चिंतनीय विषय अगर उसको ना भी मानूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि दिग्विजय सिंह और प्रभारी प्रदेश का ये सबसे बड़े खेवनहार होते हैं किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि रणनीति तय करना और उसको मैदान में एग्जीक्यूट करना, एक सीनियर लीडर, एक प्रभारी है आपके पास जी। जी बिल्कुल आदरणीय शरद जी। मुकुल वासनिक जी के संदर्भ की बात करूं तो मुकुल वासनिक जी को मैंने एनएसयूआई से देखा, उनका नेतृत्व एनएसयूआई के समय से देखा है। वो एक कुशल संगठक के रूप में लगातार काम करते चले जा रहे हैं। अब ये दुर्भाग्य कहिए कि जब से उन्हें यहाँ का प्रभारी बनाया है तब से वस्तु स्थिति ऐसी निर्मित हो गई कोरोना काल के चलते कि उनके दौरे बहुत कम हो गए, और वस्तु स्थिति के चलते, नहीं तो वो आप देखिएगा जैसे ही परिस्थितियाँ सामान्य होंगी वो प्रदेश के एक एक ब्लॉक लेवल पे जाके कार्यकर्ता को एकजुट करेंगे। पूरे संगठन जो संगठन में अभी पूरे मंडलम स्तर पे ले जाके हम लोगों ने कार्यकारिणियां तक गठित कर ली हैं, तो उनकी सबकी समीक्षा करेंगे। जहां तक नेतृत्व की बात कर रहे हैं आदरणीय शरद जी, तो 2018 की में भी इस तरह के प्रश्न उठते थे, तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2018 में भी पूरी कांग्रेस ने एकजुट होकर काम किया था, और 2023 में भी आदरणीय कमलनाथ जी 2018 की कहानी दूसरी थी। 2018 में ये था, एक वो आपने बड़ा ही प्रसिद्ध गाना है सुना होगा, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। सेहरे के पीछे लोग समझ रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, लेकिन निकले कमलनाथ जी। दूसरी बात, आज की स्थिति ये है, दूल्हा चुरा लिया जी। दूसरी बात शरद जी, आज की स्थिति ये है जी कि कब छींका टूटे बिल्ली के भाग से, कब कमलनाथ जी फेल हो, इसका इंतजार जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह जी और कांतिलाल भूरिया जी अपना सुर, अपनी राग, अपना तान अलग छेड़ रहे हैं। जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश का दौरा बनाते हैं, दिग्विजय सिंह जी ऐसा तान छोड़ देते हैं कि उनका जो भी है, उनका जो भी बाजा है कमलनाथ जी का, वो बेसुरा हो जाता है। तो आज कमलनाथ जी बेचारे अगर चल पा रहे हैं, तो उनकी तरह जो वयोवृद्ध दूसरे नेता है सज्जन सिंह वर्मा, वही उनके एकले तो साथी मध्य प्रदेश में है। बाकी तो पूरी कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है कब कमलनाथ जी फेल हो, कब मेरा नंबर आए। चलिए, 2 बार आपने प्रयोग किया वयोवृद्ध शब्द का, पता पड़ जाएगा जी। जनता देखेगी, लेकिन ये सही है कि 2023 में मालूम चल जाएगा। दूल्हा बहुत साफ होना चाहिए और कोई और दावेदार मैदान में नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिसके सर सेहरा बंधे वही दूल्हा है, और वो सर्वमान्य दूल्हा है, क्योंकि एक तो बीजेपी दूल्हे चुराने में उस्ताद है।
खिलाड़ी है वो। और आपके कई दूल्हे जो कांग्रेस के हैं, जिनके सर पे सेहरा बंधने की ख्वाहिश उनके भीतर भी है, उनके समर्थकों के मन में भी है, उन पर भी बीजेपी की निगाह है। 2023 में वो कुछ और भी गुल खिला सकती है कि और दूल्हे चाहिए, हमारा मन नहीं भरा भैया, और लाने हैं दूल्हे कांग्रेस से, तो वो भी हो सकता है। ये भी बड़ी चुनौती बन सकती है। तो इन तमाम चुनौतियों के बीच में कांग्रेस को अपने को भी संभालना है, अपनी पार्टी को भी संभालना है, और कमलनाथ जी के पीछे ताकत के साथ चट्टान की तरह खड़ा होना है। क्या कांग्रेस कर पाएगी? वक्त बताएगा, 2023 बताएगा। बहुत शुक्रिया पाठक जी, बहुत शुक्रिया सुशील जी, बहुत धन्यवाद भदौरिया साहब, नमस्कार।